हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग। ठीक है, चलिए। उम्मीद है मुझे पूरी पूरी है कि आप लोग अपनी क्लासेस पूरी तरह से देख रहे होंगे, अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, देखो, एक बात है कि भाई सभी लोगों के मन में जब भी हम पढ़ते रहते हैं, हमारे मन में एक ख्याल आता रहता है कि यार क्या करना है इतना पढ़ के। चलो थोड़े से हम सब लोग, हम जब देखते हैं ना, सारे मीम्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो हम लोग भी यही सोचते हैं, चलो यार शॉर्ट्स बना लेते हैं, है ना। चलो यार हम भी इस तरह से पैसे कमा लेते हैं। लेकिन यार उसमें तुम, मेरे को ये चीज, एक चीज नहीं समझ में आती है कि आप जो चीज आपके पास है और जिसको आप आराम से बैठकर पा सकते हो, ठीक है, तो उसमें आप अपना जो एफर्ट्स होते हैं, अपना जो मेहनत होती है, उसको नहीं डालते हैं। ठीक है, जहां पे आपकी डिग्निटी हर्ट होगी, जहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगा, आप उस चीज को करने में ज्यादा अपने आप को क्या रखते हैं, सक्षम मानते हैं। ठीक है, देखो, एक जो प्रोफेशन होता है, हर एक व्यक्ति, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक एमटेक इतनी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर जॉब भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपनी लाइफ को पूरा एक सेटल्ड लाइफ चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक बीटेक एमटेक क्या है, सेटल्ड है। ठीक, हर कोई दुखी है। ठीक है, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से, परेशानी सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल आप ही परेशान है या केवल मैं ही परेशान हूँ, परेशानी सबके साथ होती है। बट उस परेशानी को देखते हुए हर एक चीज को छोड़ के बैठ जाना, ये हमारे लिए उस चीज का कोई भी समाधान नहीं होता है। ठीक है, या उस सब परेशानी से उबरने के लिए हम गलत रास्ता अपना लें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दें, ये सारी चीजें थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलत आ जाती है। ठीक है, अब बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन, है ना। देखो, एजुकेशन और पेपर आज के टाइम में, जैसा अब हम अपने क्राइटेरिया में देख रहे हैं, ये कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है। ठीक है, जो मेहनत करता है, अधिकतर हमने देखा है कि मेहनत करने वाला क्या करता है कि वो मेहनत पे भरोसा करता है। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं लालची, या मैं उनको करप्ट ही कहूंगी कि वो आने वाले इस जो हमारा एक क्या है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसमें जाने के लिए भी क्या करते हैं, पैसा भर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे एक व्यक्ति के साथ, या आप जो हमारा मैं ये कहूंगी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पूरा जिम्मेदार है। आप किसी भी व्यक्ति से पैसे लेकर उसको नौकरी देने कर इतनी उम्मीद उससे कैसे लगा सकते हैं कि वो आने वाला काम जो है वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो जॉब लेना तो आज के टाइम में ऐसे समझिए कि बस पैसे का खेल है, पैसे भरो, जॉब ले लो। ठीक है, बैकडोर एंट्री हो रही है कई जगहों पे। अभी जो हाल फिलहाल दो केस हमारे सामने ऐसे आए थे, एक यूपी पीसीएस के लिए और दूसरा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दोनों में चिटिंग कराई गई। जिनके पास पैसे थे उनको आंसर शीट मिल गई, और जो मेहनत करने वाला था उसका क्या, है ना, वो तो पीछे रह गया ना। वो तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोचता है कि यार मैं ही क्यों मेहनत करूं, मैं ही भी कोई गलत रास्ता अपना लेता हूँ। पैसे भर के नौकरी लेना ही क्या किसी गुनाह से, क्या किसी एक तरह से कह सकते हैं किसी क्राइम से कम है। आप ये उम्मीद लगा सकते हैं किसी से कि जो पैसे भर के नौकरी ले रहा है, क्या वो ईमानदारी के साथ अपने देश के लिए सर्व अपने आप को करेगा? हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, उसको एक शिक्षा दी गई है, चाहे उसके घर वालों से दी गई हो, चाहे उसके समाज से दी गई हो, उसको एक शिक्षा दी गई है, यार क्या जाता है, 10-12 लाख रुपए जमा करो, ये तो साल 2 साल में वापस आ जाएंगे। कैसे वापस आ जाएंगे? सैलरी से तो आने से रहे, मतलब आप कहीं ना कहीं करप्शन करेंगे, आप पैसे लेंगे, राइट, आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेंगे, तभी आएगा ये पैसा। तो वैसे ईमानदारी से तो आने से रहा। रही बात ईमानदारी की, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं पैसे लेने वाले, तो देने वाला क्यों नहीं देगा? अगर वहां पे कोई पैसा लेगा ही नहीं तो देने वाला कैसे दे देगा? वहां पे बैठे हैं ना, लाओ मिठाई का डब्बा, है ना। तो इन सब चीजों से जो उबारने का काम होता है, ठीक है, वो होता है देश की जनता का। और वही चीज में थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती है। अभी फिलहाल मैंने एक लड़की का वीडियो देखा था, उसमें वो लड़की पूरे कानून को समझा रही थी, ऐसे नहीं हो सकता,
ये आप मुझे इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते। वो उनको धाराएं गिनवा रही थी, पुलिस वाले ऐसे खड़े थे, आम लड़की थी, ठीक। मुझे नहीं पता कि वो क्या करती है, मुझे नहीं पता वो क्या तैयारी कर रही है या कुछ भी है, और जरूरी नहीं है कि वो तैयारी कर रही, हो सकता है कि उसने अपनी पर्सनालिटी को इतना नॉलेजेबल बनाया हो कि उसे हर एक चीज पता है, ठीक है। फोन आज के टाइम में हमारे पास, मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारे लिए दोनों चीजें हैं, ये आशीर्वाद भी है और ये श्राप भी है, ठीक। यहाँ से हम कनेक्ट कर पाते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारी जनता के साथ, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो केवल नॉलेज लेना चाहते हैं उनके साथ भी। तो मेरा जो इंटेंशन रहता है हमेशा यही रहता है कि आप कभी भी केवल रटने के लिए, एक एग्जाम पास करने के लिए ना पढ़ें। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जब इस तरह का धोखा, इस तरह की धांधली आज हो रही है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, आप खड़े होकर उसको समझा सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है ना, ये तो हमारे पास नहीं है कहीं भी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो कोई नियम कानून नहीं है। आपने कहां से नियम कानून बता दिया? क्योंकि जो अधिकारी होते हैं ना, कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि तुमको सरकार ने नौकरी नहीं, राजा की पदवी दे दी, तो वो उसका क्या करते हैं, उसका एक बुरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं और आम जनता पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उन सब चीजों से बचने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज की नॉलेज होना ही आपको ये बताता है कि हाँ, सामने वाला चाहे किसी भी पद पे है, अगर आपको जानकारी है तो वो आपसे बहुत सोच समझ कर बोलेगा, क्योंकि जिसको जानकारी होगी वो हर चीज की जानकारी रखता है ना। उसको ये भी पता है कि अगर इसने मेरे साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो वो क्या उसके साथ हो सकता है, और किस कानून और किस धारा के तहत वो उसको क्या सजा मिल सकती है। जब सारे सबूत सामने होंगे, जब सब कुछ सामने होगा, तो कौन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसको सजा देने से मना करेगा? बात तो सही है ना। आप सामने वाले को डोमिनेंट अपने आप पे मत होने दीजिए। कैसे नहीं होने देंगे? और जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको अपने भारत के बारे में, जब तक आपको अपने विषयों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप इसी तरह से कुछ अनपढ़ जाहिल लोगों से क्या होते रहेंगे? डोमिनेंट होते रहेंगे। सवाल करना सीखिए, और सवाल कैसे होगा? वो एजुकेशन से होता है, इसीलिए एजुकेशन जरूरी होती है। आज तक हमें यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्यों है। घर वालों ने भेजा है स्कूल, जाओ बेटा पढ़ लो। क्यों पढ़ लें? एक सवाल करते हैं बच्चे, क्यों पढ़ें यार, क्यों इतना सिलेबस हम कवर अप करें, क्या करना है? 90% लोग ऐसे हैं 90 नहीं कहूंगी, 96-97% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं, पढ़ ले, नौकरी करनी है, एग्जाम करना है, एग्जाम पास करना है, ठीक है। शायद 2 या 3% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ये सिखाते होंगे कि बेटा पढ़ा जाता है नॉलेज के लिए, आपको नॉलेज है तो आपका कोई भी एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। नॉलेज नहीं है तो कितना भी रटते रहो, वो एग्जाम आप नहीं निकाल पाओगे, और निकाल भी लिया तो उस एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, अप्लाई कहाँ पे करोगे? रटा हुआ ज्ञान कहीं पे अप्लाई नहीं किया जाता, सीखा हुआ ज्ञान अप्लाई किया जाता है, ठीक। थोड़ा सा एंशिएंट टाइम की बात करती हूँ। पहले गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, ठीक है। अर्जुन का नाम सबने सुना होगा, श्री राम का नाम सबने सुना होगा, कृष्ण का नाम सबने सुना होगा। इन लोगों ने एजुकेशन क्या नहीं ली थी? ये हमसे भी ज्यादा थे, इतने ज्यादा माइंडेड थे कि जितनी भी तरह की राजनीतियां होती थी, इनसे ऊपर कोई नहीं था, है ना। राजनीति में श्री कृष्ण से ऊपर कोई था? कोई नहीं था। विदुर का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज जान लीजिए। विदुर और संजय, ये महाभारत काल के, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उस समय के दो दिग्गज राजनीतिज्ञ रहे हैं, जिस समय में दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह जैसे वहां पर कौन थे? राज दरबारी थे, ठीक। उनको ये राजनीति सिखाते थे, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे थे। अब ये जो राजनीति आती है, क्या उनको सिखाई गई थी? ऑब्वियसली सिखाई गई थी। आश्रम में क्या होता था? यही होता था, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या।
यही दो विद्याएं होती थी जो आश्रम में सिखाई जाती थी। शास्त्रों को हमेशा कंठस्थ करवाया जाता था बोल के। उनसे कहा जाता था मैं यहां से बैठ के क्या करूंगा, बोलूंगा, और आप उस चीज को सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे और उसे याद रखेंगे। ठीक। उस आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कुछ स्टूडेंट जो होते थे, कुछ शिष्य जो होते थे, वो राजा बनते थे, कुछ उनके प्रधानमंत्री बनते थे, कुछ उनके राजनीतिज्ञ सलाहकार बनते थे, और कुछ उसमें से वापस आचार्य बनते थे, है ना। आचार्य का क्या काम होता है, जो ज्ञान अपने गुरु से पाया उसको आगे वाली आने वाली जनरेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना। क्योंकि अगर एक आचार्य, एक अध्यापक, एक गुरु ही नहीं होगा तो सिखाएगा कौन, कोई नहीं बचेगा सिखाने वाला। ऐसे तो हम भी बैठकर आराम से क्या कर लेते, कोई भी पूरा ये हमारा एनसीआर है, पूरा हमारे पास गाजियाबाद है, पूरा नोएडा है, पूरा दिल्ली है, पूरा चेन्नई है, पूरा बेंगलोर है, कहीं पे भी जाके अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन जो ये प्रोफेशन होता है ना पढ़ाने का, ये क्या होता है, ये एक थोड़ा सा जज्बाती प्रोफेशन होता है, ये मैं कहूंगी इस बात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, चाहे आप एक छोटे बच्चे को सिखाइए, चाहे आप एक बड़े बच्चे को सिखाइए, चाहे आप अपने एक हमउम्र साथी को सिखाइए, सिखाने से क्या होता है कि हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसको यस, ये चीज जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज उसे आनी चाहिए, हम पूरा एफर्ट करते हैं उसके लिए। तो ये एक जज्बाती रिश्ता होता है ना। तो यही चीज आ जाती है। पहले लोग क्या करते थे, हमेशा हर चीज को प्रैक्टिकली करते थे। आज हमारे पास हर चीज का परफॉर्मा होता है। अच्छा, गाड़ी चलानी सीखनी है, बिना प्रैक्टिकल के तो नहीं आएगी। आप यूट्यूब से देख के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, है ना। जब तक आप गाड़ी को लेकर उतरेंगे नहीं सड़क पे तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा। ऐसे ही होता था, धनुर्विद्या होती थी, गदा विद्या होती थी, भाला फेंक के लिए जितने भी शस्त्र होते थे उनको चलाने की जो विद्या होती थी वो इसी तरह से दी जाती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज। और जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कंसंट्रेशन, पहले उनका फोकस बनाया जाता था, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करवाया जाता था, उनको सुनाया जाता था और उनसे वापस सुना जाता था। तो इससे क्या होता था, जो वे ऑफ कन्वर्सेशन था वो क्या हो जाता था, पूरी अच्छी तरह से याद हो जाता था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लिखने की प्रक्रिया आई, पत्र पे, है ना, लिखना शुरू किया। पत्र मतलब पत्ते जो होते हैं उन पे लिखना शुरू किया। पतली पतली छाल बनाना शुरू किया पेड़ों की छाल से पतली पतली पत्तियां निकाल के उनको उन पे लिखना प्रारंभ किया। तो इससे क्या हुआ कि अगर किसी को नॉलेज है, हो सकता है कि भाई आचार्य ने जो बात बताई हो शिष्य को पूरी याद ना रही हो, जब वो अगला आचार्य बना तो उसने वही सारी चीजें बताई जो उसको याद रही, है ना। कुछ चीजें हो सकता है कुछ छूट गई हो, तो लिखना इसलिए जरूरी होता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक। अब चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, वो हमें यही चीज के लिए पढ़ना होता है कि ताकि हमें क्या रहे, नॉलेज रहे, और जहां पे भी जरूरत हो हम उसको क्या कर सकें, अप्लाई कर दें। ठीक है। कैसे करते हैं अप्लाई? आपने जैसे मैंने बताया विदुर और संजय राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने खूब मना किया था कि भाई, धृतराष्ट्र जी से खूब मना किया था कि आप अपने बेटे की हर बात को मत मानिए। राजा एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको प्रजा प्यार करे। कहीं ना कहीं वोटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। लेकिन धृतराष्ट्र ने ये बात नहीं सुनी। वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्हें अपना राज्य दिखाई ही नहीं दिया, और उन्होंने जैसा जैसे उनके पुत्र कहते गए वैसा वैसा वो लोगों को दिखाने के लिए उनको डांटते थे, लेकिन वैसे वैसे वो उनकी बात को मानते गए। अंजाम क्या हुआ सबको मालूम है। ठीक है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक। तो एक अच्छा राजनीतिज्ञ वही होता है, राजा हमेशा अपने पास एक सलाहकार रखता था। किस लिए रखता था? वो तो राजा है भाई, है ना, वो तो राजा है, उसको क्या जरूरत है? जरूरत सबको पड़ती है, एक सलाहकार की जरूरत सबको पड़ती है, लेकिन सलाह भी उतनी देनी चाहिए जितनी लोगों को चाहिए, है ना। कि सलाह वाको दीजिए जाको सलाह सुहाए, और वाको सलाह ना दीजिए जो जिसका क्या कहते हैं कि भाई जिसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक कहावत हो जाती है कि अपनी राय भी ऐसे लोगों को दो जिनको जरूरत हो। ठीक।
तो आप हमेशा इस मोटिव से पढ़िए कि मुझे चीजों को रटना नहीं है, मुझे समझना है और उन्हें क्या करना है, अप्लाई करना है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हिंदी को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हिंदी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम छंद पढ़ रहे हैं, मैंने आपको जब रस पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप काव्य पाठ सुने, है ना। छंद में भी यही होता है कि आप क्या पढ़ें, काव्य को सुने। जब आप कविता सुनेंगे, जब आप कवियों को सुनेंगे, तो आपके अंदर जो मन के जो भाव हैं वो परिवर्तित होंगे। उस काव्य को सुनना, उस रस का और उस छंद को क्या करना है, अप्लाई करना है। मैंने एक नाम बताया था, राम भदावर जी। राम भदावर को आप सुनिए तो आपके मन में उत्साह उमड़ेगा। मतलब कौन सा रस आया, वीर रस आया। ठीक है, उनका एक रानी पद्मिनी जी का किस्सा है, उसको सुनिएगा, बहुत बेहतरीन किस्सा है, बहुत उम्दा किस्सा है। ठीक है, जब आप उस किस्से को सुनने बैठेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब आपके मन में क्या हुआ, उत्साह जागा। ठीक है, वीरता का भाव आया, अपने आप समझ में आ गया कि ये किस भाव का कवि है, वीर रस का कवि है। ठीक है, वहीं पे आप सुनिए कुमार विश्वास जी को। ठीक, कुमार विश्वास जी को श्रृंगार रस का कवि कहा जा सकता है, हास्य रस का कवि कहा जा सकता है। तुकबाजी बहुत होती है, तुकबाजी अभी पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक है, तुकबाजी होती है, एक क्या रहता है, एक तो तुकारांत होते हैं, एक अतुकारांत होते हैं। ठीक, तो वही चीजें अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो रस होता है, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, उसके लिए काव्य को पढ़ना और सबसे पहले सुनना। क्योंकि हो सकता है कि हम जितने भी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अब मैं तो कवि नहीं हूं भाई, मुझे अपना पता है, मैं कवि नहीं हूं, तो मुझे तो पहले इसको समझने से पहले काव्य पाठ को सुनना पड़ेगा। पढ़ने से मेरा क्या होगा, मुझे उसकी लय नहीं पता, मुझे उसकी गति नहीं पता, मुझे उसमें ये नहीं पता कि भाई क्या है ये, मुझे तो केवल एक पाठ पढ़ा, पाठ की तरह मैं उस काव्य को पढ़ लूंगी। जब मैं उस काव्य को सुनूंगी, जब मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये इस भाव को मेरे सामने प्रकट करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले आप काव्य को सुनिए, उसके बाद उसको क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। कल जैसा कि हमने आपको बताया था, हम छंद के अवयव में हमने संख्या को पढ़ा, वर्ण को पढ़ा। ठीक है, हमने संख्या और वर्ण दोनों पढ़े। आज हम पढ़ेंगे गति, यति, तुक, गण, चरण। आज की क्लास में हम ये चारों पांचों टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं गति के बारे में। लय, गति क्या होती है, लय। ठीक है, तो अब हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लय के बारे में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जो निरंतरता आती है, जो निरंतरता आती है या लय आती है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, हनुमान चालीसा का पठन करते हैं। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर मुधारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरी एक लय आ जाती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, पूरी एक लय आ गई, एक निरंतरता आ गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, लय कहते हैं, कि हमने उसको एक लय दी, एक निरंतरता दी, कि हमें इसी बेस के साथ इसको क्या करना है, पढ़ना है। तो वो क्या हो गई, उसकी गति कहलाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यति। ठीक, फिर क्या आता है, यति। यति क्या होता है कि जब छंद को पढ़ते वक्त बीच में विराम लिया जाए, बीच में विराम लिया जाए।
अब विराम हमें थोड़ा सा एक क्या देना होता है, विराम, एक थोड़ा सा अवरोध देना होता है ताकि हम अपनी बात को समझा सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जब छंद को पढ़ते वक्त जो बीच में विराम लिया जाए, या हम कह सकते हैं कि श्वास लेनी पड़े, श्वास लेनी पड़े। अब एक निरंतरता तो आएगी, लेकिन बीच बीच में हमें सांस भी लेना पड़ेगा, वरना तो क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा भाई एक ही लय में अगर बोलते रहेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, यति कहलाता है, हमारा विराम कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, जैसे अब विराम को हम दो चीज से प्रकट करते हैं, या तो हमने कोमा लगा दिया, या हमने क्या कर दिया, फुल स्टॉप, या हम कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसे रोको मत जाने दो, कुछ पता चल रहा है, उसे रोको मत जाने दो, है ना। अब इसमें कई सारे चीजें आ रही है कि उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, सिर्फ फर्क किस चीज का है, अगर मैं उसको यहां कोमा दे दूं तो अब ये क्या हो गया, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, अब मैंने यहां कोमा लगा दिया, उसे रोको मत जाने दो, दोनों ही बातों में भाव बदल गया। तो विराम का यही मतलब होता है, जो आपके वाक्य को क्या करे, अर्थपूर्ण बनाए, कि आप कहना क्या चाहते हैं भाई। ठीक है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, तो विराम का तो पूरा पूरा फर्क हमारे उस किस काव्य में पड़ता ही पड़ता है, हमारे छंद में पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, जैसे आरती करते हैं, है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर वहां पे पोज आएगा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ठीक है, फिर से एक पोज आता है, फिर हम दोबारा बोलते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, फिर विराम लगाते हैं, फिर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये विराम होता है, जो हमारे काव्य को ये बताता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक, वरना तो क्या होगा कि भाई हम केवल उसे पढ़ते ही चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, एक काव्य पठन क्या हो जाएगा, पाठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए विराम की आवश्यकता पड़ती। ये दोनों चीजें आपको समझ में आती हैं, लय क्या है और यति क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं तुक। ठीक है, तुक क्या होता है, आपने कविताएं सुनी होंगी, आपने शेरो शायरी सुनी होगी। ठीक है, देखो ज्यादा मुझे शेरो शायरी नहीं आती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई हमको बहुत भाती है हिंदी, हमें बहुत प्यारी है हिंदी, तो इसमें क्या हुआ कि भाई हिंदी हिंदी या हिंदी के जैसा ही कोई और शब्द आ जाए, तो उस कविता में जब हमारे तुक आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं, तुकांत छंद कहते हैं। और कुछ हमारी जो कविताएं होती है वो केवल भाव से परिपूर्ण होती है, कि कभी स्कूल में पढ़ा था मैंने कि जमीन में बीज बो देने से पेड़ पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनते हैं। बस उसी दिन से मैंने अपनी ख्वाहिशों को मैंने अपने आंगन में दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, है तो काव्य ही, लेकिन ये अतुकांत होता है, इसमें कोई तुक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम तुक को कैसे कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई छंद के अंतिम शब्दों में, अंतिम शब्दों में यदि तुक आए तो तुकांत छंद होगा। तो कैसा छंद हुआ, तुकांत छंद होगा। ठीक है, तुकांत छंद के उदाहरण में जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हमको बहुत भाती हिंदी, लगती बहुत प्यारी हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाते हैं, जब यहाँ पे तुक आ जाए, तुक आ जाए मतलब एक जैसे शब्द हो या फिर शब्द मित्र हो। ठीक है, या तो एक जैसे शब्द हो, इसमें लिख लीजिएगा,
कि या तो एक जैसे शब्द हो या शब्द मित्र हो, या शब्द मित्र हो। शब्द मित्र समझते हो? जैसे हिंदी के साथ बिंदी लिख दिया, ठीक है देश की, क्या कह सकते हैं इसको, हिंदी क्या है, एक भाषा है, लेकिन ये क्या है, भारत के माथे पे बिंदी की तरह सजती है ये भारत में। कुछ भी आप इसमें क्या कहें, तुकबाजी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे शेर व शायरी ज्यादा नहीं आती, ठीक है, तो ये तुकांत हो जाते हैं, या तो शब्द होंगे या शब्द मित्र होंगे, ठीक है, कि वो इस तरह से आया कि कब चला गया, ठीक है, आया और गया, ठीक, तो ये शब्द मित्र आ जाते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज आ जाती है कि छंद के अंतिम शब्दों में, अंतिम शब्द आप समझते हैं आप, ये वाले छंद के अंतिम शब्दों में यदि तुक ना आए, यदि तुक ना आए तो उन्हें क्या कहते हैं, अतुकांत छंद कहते हैं, अतुकांत छंद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कह दिया कि पढ़ा था स्कूल में कभी, जमीन में बीज बो देने से पौधे बनते हैं, और पौधों से पेड़, पौधों से पेड़ बनते हैं। बस उसी दिन से मैंने अपनी ख्वाहिशों को अपने आंगन में दबाना शुरू कर दिया, ठीक है, बस उसी दिन से मैंने अपनी ख्वाहिशों को अपने आंगन में दबाना शुरू कर दिया। अब इसमें ना तो शब्द एक जैसे शब्द आए, ना उसमें शब्द मित्र आए, ठीक है, तो ये जो हमारा कहलाएगा छंद, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कविता जो कहलाएगी, ये अतुकांत कविता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अतुकांत कविता, ठीक है। ये कविता पसंद है, मुझे पर्सनली भी पसंद है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो जो कवि है वो ये कहता है कि भाई कभी मैंने स्कूल में ये पढ़ा था कि अगर आप जमीन में बीज डाल देते हैं तो उससे पौधा बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो बस मैंने तभी से अपनी ख्वाहिशों को अपने आंगन में क्या करना, दबाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये, कि जो भी मेरी ख्वाहिश आती रही मैंने उसको दबा दिया, कि कभी ना कभी आगे चलकर एक ये नया रूप लेगी, है ना, कि कभी ना कभी आगे चलकर एक ये नया रूप लेगी। तो इसमें क्या है, इसमें कोई तुकबाजी नहीं, मन की भावना है, काव्य का रूप दिया गया, इसीलिए अतुकांत कविता कहलाई। तो तुक हमेशा दो तरह का होता है, याद रखिएगा, तुकांत और अतुकांत। जिसमें तुकबाजी आ जाए, ठीक है, कि भाई जैसे मुझे उन कवि का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही उम्दा कवि हैं वो, तो उन्हीं का एक शेर जैसे वो कहते हैं कि भाई जाम शराब सब कुछ है, ले मैं आ गया बता तेरा इंतजाम कैसा है, और इसी तरह की एक शेर व शायरी है उनकी, तो काफी अच्छी से काफी डिटेल्ड शायरी वो करते हैं, तो अच्छी शायरी वो करते हैं। तो जहां पे तुकबाजी आ जाए वो हमारे तुकांत हो जाते हैं, और जो हमारे क्या आ जाते हैं, जिनमें तुकांत शब्द नहीं आते वो हमारे क्या आ जाते हैं, अतुकांत आ जाते हैं। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आता है, आगे चलते हैं, इसको जरा नोट कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं चरण, या इसको हम कह सकते हैं पाद। चरण या पाद क्या होता है, आप जैसे कोई भी आप एक आरती या कोई भी एक भजन उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी एक भजन उठा लीजिए, कोई भी एक गाना उठा लीजिए, ठीक है, जैसे भजन की अगर मैं बात करूं, या चलो भजन मत उठाओ, ठीक, आप
उठा लीजिए, क्या कहते हैं, कोई भी एक दोहा आप उठा लीजिए, ठीक है। दोहे से जैसे हमने कह दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, जैसे हमने एक दोहा लिख दिया कि काल करे सो आज कल कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक तरह से हमारा तुकांत का हमारा उदाहरण हो गया। अब और कब शब्द मित्र आ गए इसमें। ठीक, दूसरी चीज अब समझते हैं चरण क्या होता है। देखो, एक हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, पद कहते हैं या पाद कहते हैं। ठीक है, तो चरण का मतलब होता है कि भाई कितनी लाइनें हमारे उस दोहे में, उस कविता में प्रस्तुत हैं। आपने देखा होगा ना कि पहले एक लाइन लिख दी, उसके बाद फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, भले ही कितना भी स्पेस हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एक चरण पूरा हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी कविता में अधिकतम चरण होंगे, न्यूनतम चरण होंगे। ठीक है, तो अधिकतम चरण हमारे कितने हो सकते हैं? अधिकतम चरण हमारे हो सकते हैं 6 और न्यूनतम चरण हो सकते हैं हमारे 2। अब इस चरण की अगर हमने बात की है तो चरण की हम अगर परिभाषा दें तो परिभाषा इसकी क्या कहती है कि कविता दोहा, कविता दोहा या कुछ भी जो भी आपका काव्य पठन में आता है, ठीक है, कि प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, आपने उसकी प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा, चरण कह दिया। क्लियर है इतनी सी बात। अब जितने भी आप गाने सुनते हैं, कोई भी गाना, ठीक है, तो उस गाने को आप देख लीजिएगा, वो कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखा होगा, लाइन वाइज लिखा होगा। ठीक है, पहले एक पोर्शन, फिर उसके बाद म्यूजिक, फिर दूसरा पोर्शन, फिर म्यूजिक, फिर दूसरा तीसरा पोर्शन, फिर म्यूजिक। ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है, उसमें या तो अधिकतम चरण 6 होंगे या न्यूनतम चरण कितने होंगे, 2। उससे ना कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। आजकल ज्यादा भी वो लोग पूरा पूरा रैप सॉन्ग करते हैं, वो चीजें अलग आती हैं। हम बात किसकी करते हैं, कविता की कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक। ठीक, यही हमारे क्या हो जाते हैं, चरण। अब अगर चरण की बात की है तो मैंने दोहा आपसे कहा, कविता आपसे कहा, इसमें हमारा सोरठा भी आ जाता है, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। तो दोहे में और सोरठे में, ठीक है, दोहा है और हमारा क्या है, सोरठा। तो दोहे और सोरठे में कितने होंगे, 2-2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, पहला दूसरा। ठीक है, दोहा और सोरठे में कितने चरण मिलेंगे, 2 चरण मिलेंगे। ठीक है, अगर जैसे हमने कह दिया कि पीठ पेट मिलकर हुए एक, चल रहा लकुटिया टेक। ठीक है, पीठ पेट मिलकर हुए एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या है, ये इन्होंने बता दिया कि भाई 2 लाइनों में ये चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो जिसमें आपको 2 चरण मिले वो या तो दोहा होगा या फिर वो सोरठा होगा। यहां तक चीज क्लियर है। और इन्हीं के अनुसार इसमें क्या आती है, मात्राएं आती है। अब आपसे पूछा जाए, जैसे ये दोहा है, ठीक है, अब आपसे अगर मैं कहूं कि इसमें मात्रा लगाइए, अब आप लगा सकते हो, है ना। कैसे लगाओगे, ये का के साथ 2 मात्रा, ल के साथ 1 मात्रा। ठीक है, का के साथ 1 मात्रा, रे के साथ 2 मात्रा, सो के साथ हमारी कितनी, 2 मात्रा, 2 मात्रा 1 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा 1 मात्रा। तो आप इसमें पूरे दोहे में क्या कर दीजिए, सारी मात्राएं लगा लीजिए। टोटल गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक एक करके मात्रा गिनना, कितनी मात्राएं यहाँ तक आपकी आती है। ठीक है, उतनी ही मात्राएं आपके दोहे में, हर दोहे में उतनी ही मात्राएं आती है।
क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, इस तरह से मात्राओं को काउंट किया जाता है और उस पर लगाया जाता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा दूंगी कि किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसको जरा नोट कीजिए। ये हमारा चरण के बारे में बात हुई। ठीक है, अब बात करते हैं गण के बारे में। चलिए अब बात करते हैं गण के बारे में। किसके बारे में? गण के बारे में। गण क्या होता है? छंद में ही प्रयुक्त होता है। छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो छंद शास्त्र में टोटल गण हमारे होते हैं 8 और इन्हें याद करने का जो सूत्र होता है, सूत्र लिखो, यमाता, ठीक है, यमाता राज इनको याद करने का सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। क्या सूत्र होता है? यमाता राजभान सलगा। ठीक है, अब कैसे? पहला क्या आ जाता है? यमाता। दूसरा क्या आ जाता है? मातारा। तीसरा क्या आ जाता है? ताराज। चौथा क्या आ जाता है? राजा राजभा। ताराज हो गया, यहां से लेंगे अब राजभा। ठीक है, राजभा से अब यहां से झ से आ जाइए, झबान। ठीक है, झबान हो गया। अब आगे लिखिए जबान से भानस। ठीक है, ना से लिखिए नसल और सल से लिखिए सलग। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सूत्र को याद कीजिए, 8 के 8 आपके गण याद हो जाएंगे और इसी में से निकाल के आप सारे गणों को लिख देंगे। लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा? यमाता। क्या लिखा सबसे पहले? यमाता। क्या लिखा? यमाता। यमाता लिख दिया। अब यमाता से पहले शब्द को छिपा लीजिए और इसके साथ एक और शब्द को जोड़ दीजिए। पहले शब्द को छोड़ो, दूसरा लिखो। क्या आ गया? मातारा। मातारा से माँ को छोड़ो, तराज। तराज। ता को छोड़ो, राजभा। राजभा। रा को छोड़ो, जभान। जभान। जा को छोड़ो, भानस। भानस। भा को छोड़ो, नसल। नसल। और ना को छोड़ दीजिए, सलग या सलगा। ठीक है, भा को हमने छोड़ दिया तो क्या बन गया? सलगा बन गया। अब ये तो हो गया हमारा इस सूत्र से बने हुए हमारे शब्द। अब आराम से बना सकते हो। कैसे बनेंगे? एक चीज आ गई, यमाता राजभान सलगा, ये याद रखना है बस आपको, और उसी से आप अपने सारे शब्दों को क्या कर देंगे? बना देंगे। ठीक है, अब इनके पहले पहले शब्द को उठा के यहां लिख लीजिए। या मा त र ज भ न स। लिख लिया? ठीक है, इनके पहले पहले शब्द को उठा के मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? क्या पढ़ रहे हैं? गण। 8 गण बनाने हैं, बस हो गया। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस यमाता राजभवन सगला से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं इनकी मात्रा की। किसकी? मात्रा की। यगण की कौन सी मात्रा? मगण की कौन सी? तगण की कौन सी? रगन की कौन सी? जगन की कौन सी? भगन की कौन सी? नगन की कौन सी? और सगन की कौन सी? ठीक है, अब जब तक आप यमाता राजभान सलगा याद रखेंगे, आप डायरेक्ट आपको सिखाऊंगी आप वहां से डायरेक्ट यहां से यहां तक कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? इनकी मात्राओं की। तो एक सीधी रेखा,
दो वर्तुल रेखाएं, ये हमारी किसकी आ जाती हैं? ये हमारी आ जाती है किसकी? यगण की मात्रा। तीनों वर्तुल रेखाएं आ जाती है मगण की मात्रा। तगन में आ जाती है दो वर्तुल रेखाएं एक सीधी रेखा। रगण में आती है एक वर्तुल एक सीधी एक वर्तुल। जगण में आती है एक सीधी एक वर्तुल एक सीधी। भगण में आ जाती है एक वर्तुल दो सीधी। नगण में तीनों सीधी और सगन में दो सीधी एक वर्तुल। इनका पता कैसे चलता है कि किस मात्रा में यगण है किस मात्रा में भगण है? देखो, मात्रा लगानी आपको आ गई, ठीक है। बस आपको इनकी पहचान करनी है। पहचान कैसे होती है? उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपने लिखा भारत, आपने लिखा कमल, चलिए इनमें मात्राएं लगाइए। भारत में मात्रा लगेगी एक वर्तुल रेखा एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा। कमल में मात्रा लगेगी एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा। तो ये जो हमारा है एक वर्तुल रेखा दो सीधी रेखा किसमें है? एक वर्तुल रेखा दो सीधी रेखा भगन में है। किसमें आ गई? भगन में आ गई। तो भारत किस गण का होगा? भगन गण का होगा। कमल में तीनों है तो जो कमल होगा वो नगण गण का होगा। किस गण का होगा? नगण गण का होगा, ठीक है। या हमने जैसे लिख दिया कौशल्या, क्या लिख दिया? कौशल्या। तो कौशल्या में हमारी एक वर्तुल आएगी मात्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शल्य, श के साथ ला जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक वर्तुल और या के साथ आ, तो एस, ये क्या हो गया? वर्तुल रेखा आ गई हमारी ये वाली, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तगण आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो जाती है, ठीक। तो ये इस तरह से आप अपनी मात्राओं को यहाँ पे लगाना सीखते हो। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा गण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप डायरेक्ट यहां से किस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखो, जैसे मैंने क्या कहा कि आप एक एक शब्द को लिखते जाइए और एक एक को छोड़ते जाइए। तो हमें या चाहिए, माँ चाहिए, ता चाहिए, रा चाहिए, जा चाहिए, भा चाहिए, ना चाहिए और सा चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमने सिर्फ उन शब्दों को जोड़ा है। यमाता राजभवन में आप पहले वाले 8 शब्दों को ही क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, ठीक है। मात्रा आप उनको पहले वाले जो शब्द है उन्हीं को। अब या से हमारा यगण, मा से मगन, ता से तगन, रा से रगण, जा से जगन, भा से भगण, ना से नगन, सा से सगण। तो सारे गण हमारे यहीं से आ गए। आपने ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहीं से अपने डायरेक्ट गणों को लिख लेंगे। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। ये हमारी किसकी बात हुई? गणों की बात हुई। अब देखते हैं कुछ उदाहरण की किस तरह से हम इन गणों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक। दूसरी चीज यही के यही समझो। जैसे मैंने एक उदाहरण ये बताया, जैसे मैंने लिख दिया मसाला। मसाला में लगाइए माँ के साथ एक मात्रा, सा और ला दो मात्रा। तो आई, सॉरी एक सीधी रेखा दो वर्तुल रेखा, एक सीधी रेखा दो वर्तुल रेखा, तो ये किसका हो गया? यगण का हो गया, ठीक है। अब ये मात्राएं, अब आप सोचेंगे कि भाई ये मात्राएं याद कैसे होंगी? कैसे भी याद नहीं होगी, यहां से याद होंगी, ठीक है। कैसे? एक सीधी रेखा, एक ये माता, ठीक है। मातारा में क्या है? आ का डंडा आएगा, माँ तारा है तो ये हो गया तीनों वर्तुल रेखा। ताराज में हो गई एक, ये हमारी एक वर्तुल एक सीधी। राजभा, इनमें मात्राएं लगा लीजिए, सेम यही आएंगी। राजभा, तो राज में आ जाएगी पहली आपकी ये एक वर्तुल रेखा, जा के साथ एक सीधी रेखा, भा के साथ एक वर्तुल। जभान में एक सीधी रेखा एक वर्तुल रेखा एक सीधी रेखा। भानस में एक वर्तुल रेखा एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा। आ गई भगन में। नसल में आ जाइए, नसल में एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा। सलगा में आ जाइए, सलगा में एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा एक, ठीक है। ये आपको लिखना है मात्रा बनाने के लिए। ये आपको लिखना है, इसका पहला शब्द आपको लिखना है गण बताने के लिए, ठीक है। अब पूरी चीज समझ में आती है किस तरह से मात्रा लगाएंगे। कुछ भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, चलिए अब आप आसानी से अपनी मात्राओं को लगा सकते हो, इसलिए मैंने पहले ये लिख दिया। उसके बाद आपको समझा दिया कि किस तरह से आप ये मात्राएं लगा सकते हो। ये मातारा लिखना है आपको। क्या लिखना है? मातारा। तो
इनसे आप आसानी से अपनी मात्राओं को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें, गण समझ में आ जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट होगा किसी को, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो ये हमारे खत्म होते हैं छंद के अवयव, ठीक है, छंद के अवयव। इनकी हेल्प से आप गण बताएंगे और इनकी हेल्प से आप मात्राएं बताएंगे, दोनों ही जरूरी है, ठीक। अगर सीधी गणों की बात की गई तो डायरेक्ट यहाँ से पढ़िए, मात्रा पूछी गई है तब आप इनको लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप हिंदी का पोर्शन पढ़ने जाएंगे छंद आएगा जरूर, जो आपके पास टाइम पीरियड होता है, रफ पेज मिलता है सबको, उसी पे ये माता राज भान सलगा, ये वहां पे नोट कर लेना, छंद में गलती नहीं होगी, उसकी मात्रा बताने में आपको गलती नहीं होगी, गण बताने में गलती नहीं होगी, नाम के लिए भी, ठीक है। बस ये याद करना है, ये माता राजभान सलगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लिखना है, किस तरह से गण लिखने हैं और किस तरह से मात्रा लगानी है। रटना कुछ भी नहीं, सीधा हर चीज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, छंद को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक यू सो मच।